कहानी की शुरुआत 3 साल पहले जेजू आइलैंड से शुरू होती है, जहां कुछ हंटर्स की टीम एंट मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। बट वो सारे हंटर्स लो रैंक हंटर्स होने से ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और एंट्स उन्हें मारने लगती हैं। पर उन्हें बचाने के लिए कुछ हाई रैंक हंटर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक कुछ मैजिकल स्पेल करता है और वहाँ पर घायल हुए लोगों को हील कर देता है। पर इतने में उसके पीछे से एंट्स हमला कर देती हैं, पर एक दूसरा हंटर जो कि उसे आके बचा लेता है। और उनका एक और साथी जिसके पास बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थी, वो अपने बड़े बड़े पंजों से एंट्स को मार देता है। फिर वो सब मिलके एंट्स के उस ग्रुप को आसानी से अपनी सुपर पावर से हरा देते हैं। में ही वहाँ उस एंट्स ग्रुप की लीडर आ जाती है, जिसे एक हंटर रोक कर रखता है और दूसरा उस पर अपना इलेक्ट्रिक अटैक करता है और हंटर्स मिलकर उसे भी हरा देते हैं। इतने में ही वहाँ उसके जैसी और भी एंट्स आ जाती। उनसे लड़ने के लिए हंटर्स भी तैयार हो जाते हैं और उन्हें दूर से लड़ते देख शहर में लड़ रहे हंटर्स भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक हंटर अपना फायर अटैक करके फाइट स्टार्ट करता है और सभी हंटर्स और एंट्स के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें कहानी 10 साल पहले बताई जाती है, जहाँ पर बहुत से गेट्स खुलने लगे जो हमारी दुनिया को दूसरी डायमेंशन से जोड़ते थे। और उन गेट्स के अंदर जादू दानव होते थे और उन पर मिलिट्री के आम हथियारों का कोई भी असर नहीं होता था। और इन मॉन्स्टर्स या फिर कहे तो दानों से लड़ने वालों को हंटर्स कहा जाने लगा, जिनमें आम लोगों से ज्यादा मैजिकल पावर्स होती है। हंटर्स को उनके पावर लेवल के हिसाब से अलग अलग रैंक दी गई, जैसे एस रैंक, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक। और बताया जाता है कि एक बार शक्तियां जागने के बाद हंटर्स में उससे ज्यादा शक्तियां आपस नहीं आ सकती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हमें वैसा ही गेट दिखाया जाता है जो दूसरे डायमेंशन से जुड़ता है। उसके आसपास बहुत से लोग भी खड़े होते हैं और वहाँ एक बंदा आता है जो वहाँ खड़े एक बंदे से आके मिलकर कहता है कि वो बड़े दिनों बाद मिल रहा है। किम उससे पूछता है कि उसने तो हंटिंग छोड़ दी थी। वो बताता है कि उसका बेबी होने वाला है और अगर रेड अच्छी रही तो उसकी कमाई भी अच्छी खासी हो जाएगी। और तभी हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर संग जिन वू की एंट्री होती है। संग भी कहता है कि उसको सबसे मिलकर खुशी हुई। वो बंदा किम से पूछता है कि संग है कौन जो उसे सब लोग पूछ रहे हैं। किम बताता है कि संग दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। एक ई रैंक की मामूली से लड़ाई ने उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया। फिर वो कहता है कि उन्हें धीरे बात करनी चाहिए, नहीं तो संग सुन लेगा। पर हमारा संग सब सुन ही रहा होता है और हाँ, वो मन में मानता भी है कि वो वीक तो है। तब संग से उसकी फ्रेंड जूही भी मिलती है, उसकी पुरानी मेट होती है। जूही संग से उसके फेस पर लगी हुई चोटों के बारे में पूछती है। तो संग कहता है कि वो ई रैंक की गुफा थी, इसलिए सिर्फ वही घायल हुआ है और इसमें दूसरे हंटर्स की कोई गलती नहीं, क्योंकि वही कमजोर है। इतने में सब लोग रेड के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है मिस्टर चिंग सॉन्ग से, जो आज की इस रेड के लीडर भी हैं और कुछ लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। फिर सब लोग रेड के अंदर जाने लगते हैं। इतने में वही बंदा किम आके संग को कहता है कि वो उनके पीछे रहे, वही उसके लिए बेहतर रहेगा। संग के पास एक चाकू होता है जिसमें ना के बराबर जादू शक्तियां होती है। फिर भी संग हिम्मत करके गेट के अंदर चला ही जाता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो चेयरमैन गो से सरकार के साथ हुई उनकी मीटिंग के बारे में पूछ रहा होता है। चेयरमैन गो बताते हैं कि सरकार तय खानों से मिलने वाली सभी चीजों को इकट्ठा करना चाहती है, और वो भी क्यों ना हो, क्योंकि तय खानों से मिलने वाली चीजें बहुत ऊंचे दामों में बिकती है और तय खानों से मिलने वाली चीजों को बेचकर ही हंटर्स अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। और मैजिक बीस्ट को मारने के बाद उनसे मिलने वाले एसेट स्टोन भी बहुत महंगे होते हैं। फिर हम देखते हैं जिनू को भी उसका पहला स्टोन मिल जाता है। इतने में उस पर एक गॉब्लिन अटैक कर देता है। जिनू उससे बचता है और उस पर वापस अटैक करता है, पर उसका नाइफ टूट जाता है। गॉब्लिन जिनू पर अटैक करता है और उसे इंजर्ड कर देता है। वहाँ पाग आता है और उस गॉब्लिन को मार देता है। जिन्नू का ब्लड फ्लो होने लगता है। पाक जूही को कहता है कि वो जिन्नू के साथ रहे। जूही अपनी एबिलिटी से जिन्नू को हील करने लगती है। वहाँ मौजूद दूसरे हंटर्स दानवों से लड़ रहे होते हैं और जिन्नू भी बेहोशी की हालत में सब कुछ देख रहा होता है। फिर हमें बताते हैं कि एसेट स्टोन सिर्फ हाई रैंक मैजिक बीस्ट्स को हराने से ही मिलते हैं, जिससे दानों से लड़ने के लिए वेपन्स एंड कुछ और सामान तैयार किया जा सकता है। और माना क्रिस्टल जो सिर्फ तहखानों से मिलते हैं और कम पावरफुल होते हैं। और बताते हैं कि गवर्नमेंट इसी पावर सोर्स की तरह चाहती है जो न्यूक्लियर से ज्यादा सेफ, हवा, पानी और जमीन से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। देखें तो एक प्योर एनर्जी का जरिया है और गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल कर बिजली प्रोड्यूस करने में करना चाहती है। इसलिए ये एक ऐसा नया फ्यूल है जिसे सिर्फ हंटर्स ही ढूंढ सकते हैं, जिससे हंटर्स पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हमें उसे तहखाने का सीन बताया जाता है। हंटर्स ने उस तहखाने के राजा को हरा दिया होता है। सब लोग खुश होते हैं। जूही संग से कहती है कि वो उसे सब कुछ सच बताए कि संग किसी जिद में आके तो हंटर नहीं बना, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो संग को बहुत कुछ झेलना होगा। संग को उस फाइट में बहुत सारी इंजरीज हुई थी और जूही वाकई में उसकी केयर करती थी। इसके लिए संग जूही से माफी मांगता है, पर वो गुस्सा हो जाती है और संग से उसकी बात समझने के लिए कहती है। दूसरी ओर हंटर्स मरे हुए दानवों से सामान इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें कुछ खास मिला नहीं और शायद इससे कमाई भी कम हो। मिशन पूरा होने पर संग के पास ई रैंक के स्टोन के अलावा कुछ नहीं था और वो कहता है कि इन लोगों की नजरों में भी वो स्टोन कुछ मायने नहीं रखता। फिर उन्हें किसी के बुलाने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि वहाँ किसी को एक गुफा मिली होती है। उनमें से किम कहता है कि उन्हें अंदर जाना चाहिए, जिससे उन्हें और भी कुछ सामान मिल सके। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि ऐसी सिचुएशन में उन्हें हंटर एसोसिएशन के ऑर्डर का वेट करना चाहिए, पर किम कहता है कि इतने में दूसरे लोग आकर सामान ले जाएंगे और कहता है कि रोज तोड़ने के लिए तो बनाए जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग के हिसाब से उन सब के लिए अंदर जाना किसी खतरे से कम नहीं है, तो फिर इसका फैसला वोटिंग से होगा
होगा। सब लोग अपना वोट देते, जिसमें से 6 लोग गुफा में अंदर जाने के लिए हाँ करते हैं और 6 लोग ना करते हैं। जिन्नू से पूछते हैं कि उसका क्या फैसला है। जिन्नू सोचता है कि उसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, उसे उसकी माँ के इलाज के लिए और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। जिन्नू जाना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी उसने जाने के लिए हाँ करी थी। फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ हंटर्स को एक बड़े से बॉल पे हाथ रखना होता है। दरअसल उस पर हाथ रखने से हंटर्स के पावर लेवल का पता चलता है, जिससे उन्हें उनकी रैंक्स दी जाती हैं। हम देखते हैं कि वहाँ बहुत सी गिल्ड के मैनेजर्स हंटर्स को उनकी गिल्ड ज्वाइन करने के लिए ऑफर्स बता रहे होते हैं। फिर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कह रहा होता है कि एज या जेंडर से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई उनके काम आता है तो उसे ऑफर दे देना चाहिए, और वैसे भी वो किसी ऐसे की तलाश में नहीं है जो हेन के इक्वल हो। हम एक स्ट्रीट का सीन देखते हैं जहाँ दो चोर एक लेडी का पर्स चुरा लेते हैं। वहाँ एक हंटर आ जाती है जो उन दोनों को रोक लेती है और उस लेडी का पर्स भी लौटा देती है। इसका ही नाम हेन होता है। हेन को देख वहाँ बहुत ही भीड़ जमा होने लगती है, पर हेन वहाँ से इजीली जंप करके निकल जाती है। कहानी वापस गुफा में आती है। उन्हें गुफा में चलते 40 मिनट हो गए थे। दरवाजा बॉस के मरने के बाद 1 घंटे तक बंद नहीं होता, तो उनके पास 20 मिनट का वक्त होता है। हम जिन्नू और जूही को देखते हैं। जिन्नू माफी मांगता है कि उसने हाँ कहा और अब वो गुफा के अंदर है। जूही कहती है कि वो अपना ध्यान रख सकती है। जिन्नू पूछता है कि वो उससे नाराज तो नहीं, पर जूही इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर उस फाइट में उसे और इंजरीज होती तो वो मर भी सकता था। जूही ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ और पैरों को हील किया था। जिन्नू से पता चलता है कि जूही बी रैंक हीलर है और इसकी वजह से जिन्नू कई बार मरने से बचा है। जूही जिन्नू से बाहर खाना खाने के बारे के आइडिया के बारे में पूछती है, पर इतने में उन्हें राजा का रूम मिल जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा सा गेट होता है। किम दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है और लीडर को भी साथ बुलाता है। फिर हम देखते हैं हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गोको, जो न्यू हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल पहले गेट सामने आए थे, फिर भी गेट्स के बारे में ज्यादा नहीं जान पाए हैं। जो लोग रेड्स में जाते हैं वो भी रेड्स को हल्के में नहीं लेते, तो उन्हें भी लापरवाह नहीं बनना है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें डरना जरूरी है। फिर हम देखते हैं कि दरवाजा खोलने पर उस बड़े से कमरे में अपने आप रोशनी हो जाती है। चारों तरफ बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं, कुछ के पास इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। जिन्नू एक स्टैचू को देखता है जो बाकी स्टैचूज से काफी बड़ा होता है। किसी को वहाँ कोई दानव नहीं दिखता। वो लोग वहाँ स्टैचूज देखते हैं। वो लोग वहाँ एक और स्टैचू देखते हैं जिसके हाथ में कुछ होता है और उस पर कुछ लिखा भी होता है। एक्चुअली ये पूरी जगह एक टेंपल होती है और इस पर टेंपल के रूल्स लिखे होते हैं। पहला रूल होता है कि अपने देवता का सम्मान करो, दूसरा तारीफ करना और तीसरा अपनी भक्ति साबित करना। जूही घबरा जाती है और जिन्नू को बताती है कि उस बड़े वाली मूर्ति की आंखें जैसे हिल रही हो, जैसे वो उन्हें ही देख रही हो। जिन्नू कहता है कि ये उसका कोई भ्रम होगा। इतने में धमाके से वहाँ का गेट बंद हो जाता है और सब लोग वहाँ बंद हो जाते हैं। एक हंटर गुस्सा हो जाता है कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए उस पर हाथ रखता है तो पास में खड़ा स्टैचू उस हंटर का अपर बॉडी पार्ट ही अलग कर देता है। सब बहुत डर जाते हैं। जिन्नू ये सोचता है कि जो आदमी अभी मरा है वो डी रैंक का हंटर था और उससे काफी बेहतर भी था, जो एक झटके में मारा गया। फिर वो स्टैचू पहले जैसे खड़ा हो जाता है। तहखाना डी रैंक का होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि उनमें से एक स्टैचू अभी अभी मूव हुआ है। जिन्नू अपने पीछे उसी बड़े स्टैचू को देखता है। इस बार वो स्टैचू सच में उनकी ओर देखता है। फिर जिन्नू का पास्ट दिखा जाता है। हम देखते हैं कि वो पहले भी मरते मरते बचा है। जिन्नू उसकी फर्स्ट रेड में उसके साथियों से अलग हो गया था। उस पर दानवों ने अटैक किया। फिर वो कई हफ्तों तक हॉस्पिटल में रहा और एक जगह तो वो भूखा भी मरने वाला था। उसके साथ वाले हंटर्स दानों को मारकर स्टोन्स इकट्ठा करते हैं जिससे वो अच्छे वेपन्स ले सके, पर उसके पास सिर्फ एक नाइफ खरीदने के पैसे ही होते हैं। अगर वो टूट जाता है तो उसे नियत्ता ही लड़ना पड़ेगा। उसके कपड़े और जूते भी फटे हुए थे। उसने बहुत बार अपना मजाक सहा, ऐसी जॉब्स की जिसमें जान जाने का खतरा था और इनाम से ज्यादा उसमें जोखिम होता था। फिर भी उसने जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल की। जिन्नू सबको जल्दी से बैठ जाने के लिए कहता है क्योंकि वो बड़ी सी मूर्ति अपनी आंखों से लेजर अटैक करती है। उनका एक साथी खड़े खड़े ही उस अटैक से जलकर गायब हो जाता है। उसका सिर्फ एक हाथ बचता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जिन्नू सोचता है वो सब यहीं फंस चुके हैं और अब सब के सब मारे जाएंगे और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।